हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। आई होप बच्चों आप सब लोग बहुत जबरदस्त तरीके से होंगे, एकदम झमाझम तरीके से घर में पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आते हैं एक धमाकेदार सेशन में। दोस्तों देखिए, हम लोग ने अपनी थ्योरी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमको अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत करते हैं एकदम बढ़िया धमाकेदार हाई लेवल के कंसेप्ट के साथ, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के साथ। तो उसके साथ आइए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो पहला हम लोग एक बहुत जबरदस्त, बहुत फेमस प्रॉब्लम हम लोग की आ गई है। इस प्रॉब्लम का बच्चों एक वेरिएंट फ्रीजिंग पॉइंट में भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है। तो शुरुआत करता हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ। आइए चलिए बच्चों सवाल को देखते हैं। सो हम लोग के पास सवाल क्या है, एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो द वाटर का जो वेट है बच्चों 100 ग्राम है। इसमें ग्लूकोज इतना गया है, 100 ग्राम पानी में तुमने इतना ग्लूकोज डाला है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो सोल्यूशन का जो नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया है वो 100.26 हो गया है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट वी ऑल नो 100 डिग्री होता है, लेकिन पानी में तुमने इतना सल्यूट डाल दिया है कि अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.26 हो गया। बहुत बढ़िया बात है, डेल्टा टीवी दिख गया, ठीक है। अब बेटा अगर हम इस सोल्यूशन को 100.26 नहीं 101 डिग्री पे हीट करते हैं, विच इज फार ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम इसको 101 डिग्री पे हीट कर दें तो सवाल में पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कितना पानी बचेगा। 100 ग्राम पानी पहले से 101 डिग्री पे हीट करेंगे तो कितना पानी बचेगा। तो एक बहुत जबरदस्त अमेजिंग प्रॉब्लम है। अब देखो यार, इस सवाल में अगर मैं एक स्टूडेंट के नाते अगर मैं इस सवाल को सुनता हूं तो मैं क्या देखता हूं, यार बॉइलिंग पॉइंट 100.26 है, किसी भी सोल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तक ले जा नहीं सकते, तो यहाँ पे 101 तक कैसे ले गए। और बॉइलिंग पॉइंट अगर 100.26 है तो 101 पे क्या होगा, क्या लफड़ा है। मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे ये एक डाउट आपके मन में आ सकता है। तो एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। आइए इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सीन ये है कि आपके पास पानी है, आपके पास बच्चों 100 ग्राम पानी है, ठीक है। आपके पास दोस्तों 100 ग्राम पानी है। राइट नाउ इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। राइट नाउ दोस्तों आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अब तुमने यार इसमें x ग्राम ग्लूकोज डाल दिया है। अब यार तुमने इसमें x ग्राम ग्लूकोज डाल दिया है और अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, दैट इज 100.26 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस मोमेंट पे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या, डेल्टा टीबी बराबर आई के बी इंटू एम। दोस्तों लिखते समय मैं आई हमेशा लिखूंगा। स्कूल लेवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हमेशा फॉर्मूले में आई लगाना। बट चूंकि ग्लूकोज है तो अगली लाइन में एक्सप्लेन करना कि भैया ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है तो उसका आई 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो इसको ये, लेकिन आई की वैल्यू को 1 कर दूंगा। सो ये 1 और केबी वाटर का, यार केबी वाटर का, यार इतने सवाल लगा लिए अपन लोगों ने बुकलेट के कि केबी वाटर का रट गया है 0.52, ठीक है। केबी पानी का रट गया है 0.52। सो 0.52 वाटर का केबी एंड मोलैलिटी, यार मोलैलिटी कितनी होगी अपन को नहीं पता। माना x ग्राम ग्लूकोज डाला है 100 ग्राम पानी में तो 0.1 kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, x ग्राम ग्लूकोज डाला है तो x ग्राम में कितने मोल, x अपॉन 180 अपॉन अपना मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये अपने पास सीन है। और यार इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100.26 है, ओरिजिनल सॉल्वेंट का इतना होता है, तो डेल्टा टीबी कितना हुआ 0.26। कुछ लोग सवाल पूछेंगे सर ये डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें क्या। बेटा अगर आप इसको डिग्री से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे 373.26 तो भी बेटा 0.26 केल्विन ही आएगा। सो डेल्टा की वैल्यू चाहे डिग्री में निकालो चाहे केल्विन में सेम वैल्यू आती है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन से तुम लोग क्या सॉल्व कर लोगे, वेट ऑफ ग्लूकोज। तो यार तुमको पता चल गया कि तुमने सोल्यूशन में कितना ग्लूकोज डाला था, ठीक है। तुमको पता चल गया तुमने यार सोल्यूशन में कितना ग्लूकोज डाला था, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्लियर है। चलो इसका मैं वैल्यू भी निकाल देता हूँ। सो यार x अपना आ जाएगा, ठीक है, ये 180 आएगा, इधर 18 हो जाएगा। सो 18 इंटू 0.26, 18 इंटू 0.26 अपॉन 0.52। वाओ अमेजिंग, ये 1/2 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई 9 ग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यार अपन ने 9 ग्राम ग्लूकोज डाला था अपने पानी में, ठीक है। अब यार सीन क्या है दोस्तों, अब सीन अपन से ये पूछ रहा है कि अब अगर मैं इस सोल्यूशन को, मैं बेटा इस सोल्यूशन को 101 डिग्री पे हीट करता हूं दोस्तों, अब अगर मैं इस सोल्यूशन को 101 डिग्री पे हीट कर रहा हूं, 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है।
सो अब अगर मैं इसको 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करता हूं तो यार इक्विलिब्रियम पे कितना पानी बचेगा। इस केमिस्ट्री को आइए समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चा देखो, जब भी हम किसी सोल्यूशन को हीट करते हैं, सोल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जब भी हम किसी सोल्यूशन को हीट करते हैं, सोल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो बेटा सीन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सीन क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारा इवापोरेट नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दोस्तों हमारा इवापोरेट नहीं होगा। इवापोरेट कौन होगा, सॉल्वेंट। तो जब आप यार इस सोल्यूशन को गर्म करोगे, ठीक है, लेट से चलो तुमने इसको 100.26 पे गर्म किया, तो जब तुमने इसको 100.26 पे गर्म किया तो गर्म करने पे बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग में बुलबुले बनेंगे और बुलबुलों के द्वारा थोड़ा सा सॉल्वेंट निकल जाएगा। प्लीज समझो जरा बात को बेटा, प्लीज समझना बात को। ठीक है, इनिशियली तुम्हारे पास सीन क्या है, इनिशियली तुम्हारे पास सीन क्या है, तुम्हारे पास 9 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम पानी है। ठीक है, सुना ध्यान से, तुम्हारे पास बेटा 9 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम पानी है। तुमने इसको 100.26 पे गर्म किया। जब तुमने इसको 100.26 पे गर्म किया तो बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग में वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स किसके बनेंगे, वेपर्स बेटा बनेंगे पानी के, क्योंकि ग्लूकोज तो नॉन वोलेटाइल है। तो गर्म करते वक्त पानी थोड़ा सा उड़ेगा, पानी थोड़ा सा उड़ेगा। अब बेटा ये जो 100 ग्राम पानी पहले तुमने लिया था, इसमें से थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा। गर्म कर रहे हो ना तुम तो इसे 101 पे गर्म कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम इसे 100.26 पे ही गर्म करो, तो भी क्या होगा बेटा, गर्म करने पे थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा। अब अगर पानी उड़ जाएगा तो सोल्यूशन की मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बेटा, तुम इवापोरेशन से सॉल्वेंट को कम करते जा रहे हो, तुम इवापोरेशन से सॉल्वेंट को कम करते हो, तुम बॉइलिंग करते समय तुम बेटा सोल्यूशन को, सॉल्वेंट को कम करते जा रहे हो। सॉल्वेंट जैसे जैसे कम होगा डिनोमिनेटर कम होगा, सोल्यूट तो उतना ही है सोल्यूशन में, ग्लूकोज उड़ने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे बॉइलिंग में जो भाप बनेगी, उस भाप से बेटा सॉल्वेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और सॉल्वेंट कम होता जाए तो मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, और अगर मोलैलिटी बढ़ती जाएगी तो डेल्टा टीबी आई के बी इंटू एम से क्या होगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बच्चों कंसेप्ट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, जब भी हम किसी सोल्यूशन में, जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डालते हैं, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा इंटायर सोल्यूशन दैट बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म होगा ना, वो पूरा का पूरा इंटायर सोल्यूशन हमारा उस टेम्परेचर पे बॉइल ऑफ होगा नहीं। सीन क्या होता है, जब आपने एक सोल्यूशन तैयार किया है तो उस सोल्यूशन में पहला बुलबुला जो बनेगा, उस सोल्यूशन में जो पहला बुलबुला बनेगा, उस सोल्यूशन की जो बॉइलिंग स्टार्ट होगी, उस सोल्यूशन की जो बॉइलिंग दोस्तों स्टार्ट होगी, स्टार्ट ऑफ बॉइलिंग, वो 100.26 पे होगी। इस सोल्यूशन की बॉइलिंग का स्टार्टिंग टेम्परेचर 100.26 है, पूरा एंटायर सोल्यूशन 100.26 पे गर्म नहीं होगा। पहला बुलबुला जो बनेगा 100.26 पे बनेगा, लेकिन उस बुलबुले के कारण जो थोड़ा सा सॉल्वेंट उड़ जाएगा, तो उसके कारण अगला बुलबुला 100.26 पे नहीं, 100.26 से थोड़ा ज्यादा 100.26001 बनेगा। फिर और बुलबुला निकल गया तो और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो दैट मींस बच्चों, जैसे जैसे आप बेटा सोल्यूशन को गर्म करते जाओगे और गर्म करने से सॉल्वेंट को आप इवापोरेट करते जाओगे, तो सोल्यूशन विल बिकम मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड, सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता जाएगा, और ज्यादा कंसंट्रेटेड होने से उसकी मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, इससे उसका डेल्टा टीबी बढ़ता जाएगा, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है धीरे 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 हाई होता जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है इसमें बॉइलिंग की शुरुआत 100.26 पे हुआ है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे गर्म करते जाओगे इसका बॉइलिंग पॉइंट और अधिक बढ़ता जाएगा। ये दोस्तों कंसेप्ट होता है। सो जैसे जैसे तुम सोल्यूशन को गर्म करोगे, सॉल्वेंट उसमें से आउट होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। दैट इज द एंटायर कंसेप्ट। सो हम इस सोल्यूशन को गर्म करते गए और करते करते सीन ये हो गया है कि हम इसको 101 तक ले गए। बोला ना, अगला बुलबुला 100.26 से ज्यादा, फिर और ज्यादा करते करते तुम इसे 101 तक ले आए हो, 101 पे ले आए, 101 पे ले आए हो। सोल्यूशन का न्यू बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का न्यू बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री हो गया है। क्यों 101 डिग्री हो गया है? क्योंकि तुमने सोल्यूशन में से कुछ सॉल्वेंट को आउट कर दिया है,
100 ग्राम पानी था, लेकिन 100 ग्राम पानी में से कुछ पानी उड़ गया है, ठीक है, 100 ग्राम पानी में से कुछ पानी उड़ गया है, 100 ग्राम पानी में से कुछ पानी उड़ गया है, कितना पानी बचा? 100 माइनस y ग्राम। ग्लूकोज उतना ही है, ग्लूकोज उतना ही है, ग्लूकोज अभी भी उतना ही है, ग्लूकोज बच्चा अभी भी उतना ही है 9 ग्राम, लेकिन सॉल्वेंट कम हो गया है। अब ऐसे में क्या हो गया है, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री हो गया। तुमने 101 पे तो तुम गर्म ही कर रहे हो, 101 पे तुमने गर्म किया, बुलबुला निकलेगा। लेकिन जैसे ही बुलबुला निकला, सॉल्वेंट और थोड़ा सा कम हो गया, बहुत हल्का सा कम हो गया, एक बुलबुले में बहुत हल्का सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्वेंट थोड़ा सा कम हो गया। अब इस सोल्यूशन का जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो 101 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 101 से ज्यादा हो गया मतलब 101.0001। तो चूंकि अब इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 101 से जस्ट हाई है, तो अब ये सोल्यूशन 101 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, अब ये सोल्यूशन 101 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा। अब इस सोल्यूशन में बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, बुलबुले निकलना बंद हो जाएंगे, और अभी आ जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम। अब आ जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट अबव 101 डिग्री और तुम गर्म कर रहे हो 101 डिग्री पे, तो ऐसे में अब बॉइलिंग रुक जाएगी, क्योंकि अब ये जो सोल्यूशन ये इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 को ब्रीच कर गया है। बोला था ना, पानी उड़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 से जस्ट आगे हो गया है, 101 से जस्ट आगे हो गया है, तो अब 101 पे बॉयल नहीं होगा, सिस्टम चुपचाप रहेगा, कोई बुलबुले नहीं निकलेंगे, आ गया है सोल्यूशन में क्या? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमने फाइंड आउट करना है। हमको क्या बताना है? डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। यही तो है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बॉइलिंग स्टॉप हो गई। इक्विलिब्रियम मैंने क्लास में क्या बोला था? स्थिरता। इक्विलिब्रियम का मैंने क्लास में क्या बताया था? स्थिरता। जब चीजें रुक जाती हैं, बॉइलिंग रुक गई, बॉइलिंग रुक गई, आ गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी सिचुएशन है। तो आइए चलिए अब जानते हैं कि क्या सीन होगा यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होगी बेटा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, कंसेप्ट बहुत डीप था लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सो बेटा नाउ सोल्यूशन में 100 ग्राम में से कुछ पानी उड़ गया है, पानी के उड़ने से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जस्ट अब 101 डिग्री हो गया है। तो अब जो डेल्टा टीबी है इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1 डिग्री। जो डेल्टा टीबी है इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1 डिग्री, जस्ट ग्रेटर देन 1 डिग्री है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री ही लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू 1, ठीक है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 1, आई हमेशा की तरह 1 लूंगा, केबी की वैल्यू 0.52 एंड मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 9/180 and mass of solvent 100 minus y upon 1000। mass of solvent 100 minus y upon 1000। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, तो मैं इन सारी चीजों को बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे हो गया तो मैं पूरी कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सो डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी इज 1, क्योंकि जो नया बॉइलिंग पॉइंट है 101 से जस्ट ज्यादा हो गया है, मतलब डिफरेंस नॉर्मल पानी का 100 होता है, बट 101 से जस्ट ज्यादा, तो मतलब डिफरेंस 1 है। ठीक है, आई ग्लूकोज के लिए 1, केबी 0.52 और मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ 9/180 अपॉन 100 माइनस वाई अपॉन 1000। ठीक है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सीन होगा। और अब बस अच्छे बच्चों की तरह इसे सॉल्व कर लो, अच्छे बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 1/20। ठीक है, सो द इक्वेशन विल गोइंग आउट टू बी 100 माइनस वाई इंटू 180, 100 माइनस वाई इंटू 180 बराबर 0.52 इंटू 9 इंटू 1000 इंटू 1000। ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस वाई इज इक्वल टू, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 520 इंटू 9
520 इंटू 9 अपॉन 180. ठीक है, सो दिस विल बी 1/20. तो ये हो गया अपना 26. ठीक है, ये वैल्यू हो गई अपनी 26. सो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी, सो बेटा y की वैल्यू कम्स आउट टू बी, ठीक है, सो 100 माइनस y इक्वल टू 26. सो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 74. ठीक है, y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 74. सो व्हाट डज दैट मीन कि 74 ग्राम. व्हाट डज दैट मीन कि 74 ग्राम. ठीक है, 74 ग्राम पानी उड़ गया. इसका मतलब क्या है, 74 ग्राम पानी उड़ गया, 26 ग्राम पानी बचा हुआ है. सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम 100 माइनस y which will be 24 ग्राम. ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो आंसर है वो 24 ग्राम होगा. ठीक है, कैसे सवाल को किया, एक चीज समझिएगा, हम 101 डिग्री पे सोल्यूशन को बॉईल कर रहे हैं तो सीन क्या होगा. हम सोल्यूशन को 101 डिग्री पे बॉईल कर रहे हैं, सीन क्या होगा. सोल्यूशन को 101 डिग्री पे भी बॉईल करने पे सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है. इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम किस लिए आ गया है, क्योंकि सोल्यूशन को तुम 101 डिग्री पे बॉईल करो लेकिन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 को ब्रीच कर गया है. सो आप बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करो तो बुलबुले नहीं निकलेंगे, तो सिस्टम में अब कोई भी बुलबुला बॉइलिंग नहीं होगी, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी. स्टॉप मतलब स्थिरता, मतलब इक्विलिब्रियम. तो इस स्टेट पे हमने कैलकुलेशन की. क्या कैलकुलेशन करना है, डेल्टा टीवी बराबर आई केवी इंटू एम. डेल्टा टीवी की वैल्यू 1 है, आई अपना 1 है. ठीक है, ग्लूकोज के लिए केवी की वैल्यू 0.52, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 9/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो y ग्राम पानी इवापोरेट हो गया है, सो 100 माइनस y ग्राम पानी बचा हुआ है. सो 100 माइनस y ग्राम पानी बचा हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना था, ये हो गया. अब इसको हमने कैलकुलेशन किया, सो कैलकुलेशन करके ये आ रहा था 0.52 इंटू 9 इंटू 1000. ठीक है, सो दैट विल बी 520 इंटू 9 अपॉन 180. 520 इंटू 9 अपॉन 180, सो ये 20 हो गया, 0 कटा 26. सो 100 माइनस y बराबर 26. सो y कम्स आउट टू बी 74 ग्राम. दैट मीन्स 74 ग्राम पानी इवापोरेट हो जाएगा, 74 ग्राम पानी उड़ जाएगा. तो यू कैन सी काफी ज्यादा पानी उड़ गया, सोल्यूशन काफी डेंस हो गया है, पहले की तुलना में काफी डेंस हो गया. पहले 9 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में था, 9 ग्राम ग्लूकोज 24 ग्राम पानी में है. तो सोल्यूशन काफी कंसंट्रेटेड है, दैट्स व्हाई इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री से भी ज्यादा है. ठीक है, तो ये एक अमेजिंग प्रॉब्लम है. जरूरत पड़े इस सोल्यूशन को एक बार फिर से देखिए, खुद से सोचिए, मजा आएगा बेटा. हाई लेवल कंसेप्ट है, थोड़ा सा तो फाइट करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलो बेटा इसी का ही मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट वाला वेरिएंट बताता हूँ. इसी सोल्यूशन का एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी वेरिएंट है, उसको भी समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा. ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री. सो हम लोग अपने बहुत ही जबरदस्त कुछ अच्छी प्रॉब्लम के कलेक्शंस को हम लोग दोस्तों देख रहे हैं. और हम लोगों का अगला जो सवाल है दैट इज बेटा कि अगर मान लीजिए अपने पास एक इथिलीन ग्लाइकोल का पानी में सोल्यूशन है. मैं आपसे यहाँ से कुछ सुनना चाहता हूँ. क्या इथिलीन ग्लाइकोल नाम का शब्द सुनते ही क्या आपके दिमाग में कुछ हुआ, क्या आपको इथिलीन ग्लाइकोल से बेटा कुछ ना कुछ आपको याद आया. क्या इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजेंट. मैंने आपको वीडियो में बताया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले वीडियो में आपको बताया इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कार के रेडिएटर के पानी को फ्रीज होने से बचाने के लिए ऐसे एंटी फ्रीजेंट के तौर पे यूज करते हैं. ठीक है, सो हमने बेटा 250 ग्राम पानी में 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल डाला हुआ है और हमने इस सोल्यूशन को -10 डिग्री पे ठंडा कर दिया. यार हमने इस सोल्यूशन को बेटा -10 डिग्री पे ठंडा कर दिया है. अब ऐसे में आपको बताना है कि कितनी आइस बेटा सेपरेट आउट होगी. ठीक है, तो देखो दोस्तों, यही कंसेप्ट जो अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट देखा था, वही कंसेप्ट देखिए भाई यहाँ पर भी लग रहा है. क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी सोल्यूशन को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, प्योर पानी इवापोरेट होता है और उससे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ता जाता है. पिछली प्रॉब्लम में देखा था. अब बेटा यही कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है. क्या कंसेप्ट होता है, जब भी हम किसी सोल्यूशन को फ्रीज आउट करते हैं तो फ्रीज आउट करने से क्या होता है, देखो यार सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है और सल्यूट भी होता है. सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है और सल्यूट भी होता है. जब हम लोग सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल फ्रीज आउट होता है.
सबसे पहले दोस्तों सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल फ्रीज आउट होता है, और कहाँ पे फ्रीजिंग होगी? सरफेस पे। सरफेस पे आप देखो हमारी फ्रीजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। सो हमारी यहाँ सरफेस पे फ्रीजिंग शुरू हो गई। चलो यार, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्रीज आउट हुआ, ये फ्रीजिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ये फ्रीजिंग होते होते चलो सल्यूट के पास तक आती है। अब बेटा जो सल्यूट है उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो फ्रीज आउट हो जाए या फिर बचे हुए लिक्विड सॉल्वेंट में ही तैरता रहे। तो अगर सल्यूट हमारा फ्रीज आउट हो जाएगा तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, ठीक है। सल्यूट अगर फ्रीज आउट होगा तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, और अगर वो पानी में डिसॉल्व रहेगा तो ऐसे में उसकी एंट्रोपी हाई होगी। तो ये जो सल्यूट होता है, इट विल प्रेफर टू गेट डिसॉल्व्ड इन रिमेनिंग लिक्विड, इट प्रेफर्स टू डिसॉल्व इन रिमेनिंग लिक्विड। सो दैट मींस क्या होता है, जब भी हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने से सिर्फ सॉल्वेंट हमारा फ्रीज आउट होता जाता है, सिर्फ सॉल्वेंट दोस्तों हमारा फ्रीज आउट होता जाता है, जिस कारण से जो सोल्यूशन होता है इट बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि सॉल्वेंट तो उसमें से निकलने लग रहा है, फ्रीज होने लग रहा है। सो दैट मींस अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट तो कम है, लेकिन सल्यूट पूरा का पूरा उतना ही है। सल्यूट हमेशा डिसॉल्व्ड स्टेट में रहता है। अब आपको लगे सर ये क्या कंसेप्ट बता रहे हो सर, ऐसा असली में थोड़ी ना होता है। जब हम लोग बर्फ जमाते हैं तो बर्फ में तो चीनी और पानी दोनों फ्रीज आउट होता है। बेटा वो जो प्रोसेस होता है वो होता है इरिवर्सिबल फोर्सफुल प्रोसेस इन योर फ्रीजर, वो हमारा बेटा फ्रीजर में होने वाला प्रोसेस होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेटा स्लो कूलिंग की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के प्रोसेस की, धीरे धीरे स्लोली कूलिंग कर रहे हैं हम लोग, इरिवर्सिबल वे में नहीं, हम लोग रिवर्सिबल वे में कूलिंग कर रहे हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जितने भी सवाल होंगे वहां पे इस कंसेप्ट को याद रखना, जब हम बॉइलिंग करेंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट इवापोरेट होगा, और जब फ्रीजिंग करेंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा। यस, कॉपी में नोट होना चाहिए। जब भी हम लोग फ्रीजिंग करेंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट ही हमारा फ्रीज आउट होगा, सल्यूट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट, सल्यूट विल रिमेन इन सॉल्यूशन स्टेट, सो दैट उसकी एंट्रोपी हाई रहे। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? स्लो फ्रीजिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं कंप्रेसर अगर मैं फ्रीजर की बात करूंगा तो बेटा वहां पर तो क्या होता है, हर तरफ से कूलिंग होती है, वहां पर तो हर तरफ से कूलिंग होती है, तो वहां पे इरिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा कूलिंग होती है, तो हर किसी को फ्रीज आउट कर दिया जाता है। वहां पे पूरा सोल्यूशन एक साथ फ्रीज होता है, नीचे ऊपर साइड हर तरफ से फ्रीज आउट होता है। ये चीज दोस्तों वहां पे होती थी। तो हम यहाँ पर एक स्लो कूलिंग की बात करें और वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा, इसको याद रखना। सो बेटा जैसे हमने बॉइलिंग वाले सवाल में किया था, कुछ सॉल्वेंट हमारा उड़ गया था, वैसे यहां पर भी होगा, कुछ सॉल्वेंट फ्रीज आउट हो जाएगा, कुछ सॉल्वेंट हमारा फ्रीज आउट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इथिलीन ग्लाइकोल नहीं फ्रीज आउट होगा? नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की तुलना में काफी कम है, इसलिए वो पहले फ्रीज आउट नहीं होगा, ठीक है। तो पानी दोस्तों हमारा फ्रीज आउट होगा। लेट्स से हमने ये माना कि 250 में से x ग्राम पानी, 250 में से x ग्राम वाटर फ्रीज हो गया आइस के फॉर्म में। 250 में से x ग्राम पानी बेचो फ्रीज हो गया। सो अब रिमेनिंग जो सोल्यूशन है दैट विल बी 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल इन 250 माइनस x ग्राम पानी, इन 250 माइनस x ग्राम पानी। सो सोल्यूशन काफी कंसंट्रेटेड है। और याद करो बेटा डेल्टा टीएफ वाले केस में मैंने क्या बताया था, वोलेटाइल सॉल्यूट भी चलता है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी चलता है, सब चलते हैं, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल हमने डाला हुआ ही है। अब देखो बेटा हमने सोल्यूशन को कूल कर रहे हैं -10 डिग्री पे, -10 डिग्री पे ये बचा हुआ सोल्यूशन क्यों नहीं फ्रीज आउट हो रहा है? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन इज सो डेंस, सोल्यूशन इज सो कंसंट्रेटेड कि अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -10 से भी जस्ट नीचे चला गया है, ठीक है। जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट 101 के ऊपर चला गया था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट -10 के भी नीचे चला गया है। सो दैट मींस इस नए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -10.0001 होगा, विच इज जस्ट लोअर देन -10 डिग्री। तो इसलिए ये सोल्यूशन -10 पे भी ठंडा करने पे फ्रीज आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटते 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 -10 से भी पीछे चला गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन है। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू एम। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आपको बोलता रहा हूं, स्कूल एग्जाम में हमेशा आई लगाना और अगली लाइन लिख देना कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई 1 होगा। इससे एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। सो डेल्टा टी एफ कितना होगा, 10 डिग्री। अगेन डिग्री में लो, केल्विन में लो, बात एक ही है। डेल्टा टी एफ 10, आई 1, आई की वैल्यू 1,
KF 1.86, KF 1.86 and molality, and beta molality, so we have 62 gram ethylene glycol, so we have 62 gram ethylene glycol, 15 15 30, 30 और 32 62, so molecular weight इसका 62 ही है, एंड 250 में से x ग्राम पानी उड़ गया है, तो बचा वो पानी इतना, ठीक है। ये अपने पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू सॉल्व आउट करेंगे। सारी कैलकुलेशन आपके सामने होगी, कुछ भी आपसे हिडन नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां पे ले आता हूं मैं। सो डेल्टा TF 10 1.86 and this will be 62 upon 62 will be 1 और नीचे वाला 1000 ऊपर आएगा, so 250 minus x, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे we will have 2500 minus 10x बराबर 1860, ठीक है, and this will comes out to be 640 बराबर 10x, so x will be 64 ग्राम, मतलब कि 250 में से, मतलब कि दोस्तों 250 ग्राम पानी में से 64 ग्राम पानी हमारा फ्रीज आउट हो जाएगा। 250 में से 64 ग्राम पानी दोस्तों हमारा फ्रीज आउट हो जाएगा, सो दैट सोल्यूशन अब इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, सॉल्वेंट उड़ गया तो बचा हुआ सॉल्वेंट कम है, सल्यूट पूरा का पूरा उतना ही है, तो सोल्यूशन इज सो कंसंट्रेटेड कि अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 से भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा कंसेप्ट, और चलिए दोस्तों ये आइस सेपरेशन प्रॉब्लम और बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉब्लम के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको और बढ़िया बच्चों जेई एडवांस लेवल की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताऊंगा। ये प्रॉब्लम थी तो जेई मेन की, लेकिन ये इतनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इसको इतना बढ़िया से बच्चों कंसेप्ट के द्वारा करके हम इसको जेई एडवांस जेई मेन कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जेई एडवांस लेवल का है, भले ये प्रॉब्लम जेई मेन में आई है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम में से एक होती है, जिसको कि हम लोग कई सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, और 2019 में ये वही सवाल था जो मैं क्लास में बच्चों को कराता था, रिपीट हुआ था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 2019 में आगे नहीं, कंसेप्ट हमेशा बच्चों जेई में रिपीट होते हैं, कंसेप्ट जेई नीट में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए पुरानी प्रॉब्लम्स हमको बहुत कुछ सीखने को आता है। और ये प्रॉब्लम पहले भी आई हुई है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि पहली बार 2019 में, उसके पहले भी आई थी, लेकिन अब दोबारा नए फ्लेवर के साथ 2019 में थी, और 2021 2022 में भी नए फ्लेवर के साथ आपके सामने भी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो हम लोग अब दोबारा से आगे अब थर्ड प्रॉब्लम को लेकर के, और ये है दोस्तों प्रॉब्लम हमारी जेई मेन 2019 की, जेई मेन 2019 की एक बहुत क्लासिकल मिल्क वाटर प्रॉब्लम, बहुत क्लासिकल बच्चों ये मिल्क वाटर प्रॉब्लम है। सो आज के लेक्चर की हमारी तीनों ही प्रॉब्लम बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम, बहुत ही क्लासिक कंसेप्ट हमको सीखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों 2019 की जेई मेन की प्रॉब्लम, लेकिन बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं इस सवाल में। सो देखिए सीन क्या है, सीन हमको ये दिया है कि यार एक जो प्योर मिल्क होता है, ठीक है, जो प्योर मिल्क है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री है, और हमने इस प्योर मिल्क में थोड़ा सा पानी मिला दिया, ठीक है। सो हमने इस प्योर मिल्क में थोड़ा सा पानी मिला दिया है, और अब इस डाइल्यूटेड मिल्क का, भाई पानी मिलाया जा रहा दूध में, सो इस डाइल्यूटेड मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये -2 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे में हमको बताना है कि बताओ भाई कितना दूध कितना पानी था। ये दोस्तों बहुत ही क्लासिक कंसेप्ट है। इस सवाल में दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये नहीं समझना था कि मिल्क को एनालाइज कैसे करें, शुरुआत कैसे करें इस सवाल में, ठीक है। तो कई बच्चों ने डाउट वगैरह में पूछा हुआ है, अपने ऐप पे स्कोर केमिस्ट्री ऐप पे लोगों ने डाउट में पूछा कि सर इस सवाल को कैसे करें। सो बेटा इस सवाल को करने का कंसेप्ट पहले समझिए, कैसे हमें मिल्क को अप्रोच करना है इसके बारे में आइए चलिए बात करते हैं। सो देखिए दोस्तों सीन ये होता है कि हमने इस सवाल में, दोस्तों देखिए सीन ये होता है, हमने इस सवाल में बच्चों सबसे पहले, ठीक है, मिल्क हमने मान लिया, चलो वी हैव x कप ऑफ मिल्क, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट्स से वी हैव x कप ऑफ मिल्क। अब बेटा देखो जो मिल्क होता है उसमें बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, मेन क्या हमको देखना उसमें फैट है, मिल्क में देखो यार मेनली फैट मौजूद है, ठीक है। सो आपने एक तरह से पानी में फैट्स और वेरियस न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिला करके एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। यार ये तो नहीं कहोगे ना कि मिल्क ऑयल होता है, नहीं,
मिल्क में हमारा मेन कंपोनेंट पानी होता है, बटर में मेन कंपोनेंट फैट होता है, ठीक है। लेकिन मिल्क की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट कौन होगा, बेस कौन होगा, वाटर। और वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं और कुछ अमाउंट में फैट भी मिला हुआ है। सो अपने पास बेटा x कप ऑफ मिल्क है, ठीक है, और जिसमें कि W ग्राम फैट होगा, ठीक है, W ग्राम फैट होगा। सो व्हाट यू कैन मेनली से कि W ग्राम फैट इज प्रेजेंट इन टोटल x ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। W ग्राम ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन टोटल x ग्राम ऑफ वाटर। इस तरह का दोस्तों सीन समझो। ये मत सोचना है कि जो मिल्क की जो डेंसिटी होगी वो पानी से थोड़ी सी अलग होगी, नहीं यार, मिल्क को मोटे तौर पे आप पानी के डेंसिटी के तौर पे ही ले सकते हो। पानी और मिल्क को अगर लोगे तो डेंसिटी अलग अलग नहीं हो जाएगी, ठीक है, 2 लेयर नहीं मिलेंगे। सो मिल्क की जो डेंसिटी है इसको हम लोग 1 ही मान सकते हैं। सो वी हैव टोटल x कप ऑफ मिल्क जिसमें कि यार कुछ W ग्राम ऑफ फैट है। इतना दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलना पड़ेगा। मिल्क की डेंसिटी पानी के बराबर मानिए और बेस जो है एक तरह से वाटर है और उसमें W ग्राम फैट मौजूद है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल फैट होता है मिल्क के अंदर, सो दैट चीजें अच्छे से सॉल्युबल होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, सो दैट वो उसके अंदर एक बढ़िया सा कोलॉइड वगैरह बना लेता है। ये हमारा कंसेप्ट होता है। खैर चलिए अभी कोलॉइड वगैरह में नहीं जाएंगे ये। सो वी हैव टोटल x कप ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव टोटल x कप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, मिल्क में दोस्तों जो फैट का कंटेंट है वो बहुत कम है। मिल्क में जो फैट का कंटेंट होगा बहुत कम होगा, तो आप ये मान सकते हो कि टोटल जो वेट ऑफ सोल्यूशन होगा, टोटल जो वेट ऑफ सोल्यूशन होगा, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप ले सकते हो। सो दिस कैन बी टेकन एज मोर और लेस सॉल्वेंट एज वेल। क्योंकि मिल्क में बेटा फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि दूध में बहुत जबरदस्त मोटी मलाई निकल रही है, नहीं, इतना नहीं मानेंगे हम लोग। तो सल्यूट की मात्रा को हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं सॉल्वेंट की तुलना में। तो ये जो टोटल दोस्तों हमारा जो सोल्यूशन है इसको आप मोर और लेस सॉल्वेंट भी मान सकते हैं। इतना अप्रोक्सीमेशन अगर आपको क्लियर है और अगर आप इसको लॉजिकली एक्सेप्ट कर रहे हो तो बेटा हम लोग का अब ये सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले x कप ऑफ वाटर है। सबसे पहले देखिए हमारे पास कुछ x कप ऑफ वाटर है, ठीक है, x कप ऑफ वाटर है हमारे पास, और इस x कप ऑफ वाटर में आपने फैट मिला दिया, ठीक है। और ये जो फैट है मिल्क का, ये वाटर सॉल्युबल फैट है, ये मिल्क के अंदर डिसॉल्व्ड अवस्था में है, ठीक है। हम इसको सेंट्रीफ्यूज करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये डिसॉल्व्ड अवस्था में है। सो दैट मींस एडिशन ऑफ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वही वाला केस हो गया। सो बेटा मिल्क में आपने फैट मिला देने से मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से कम हो गया है। 0 से कम हो गया, कितना हो गया, -5 डिग्री पे हो गया। एडिशन ऑफ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। अब बच्चों देखिए इसके बाद का सीन क्या होगा। हमारे पास मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -5 है। अब तुमने इस पे पानी मिला दिया, पानी मिलाने से क्या होगा, फैट की कंसेंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, तो सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। सल्यूट ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा लोअर होगा, सल्यूट कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट कम हो जाएगी। सो इसीलिए बेटा पानी मिला देने से अब जो डाइल्यूटेड मिल्क है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 हो गया है, वो -5 नहीं बल्कि उससे थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब कंसेंट्रेशन कम हो गई है तो पानी के करीब होने लगेगा। प्योर वाटर का 0 डिग्री, ज्यादा सल्यूट डालोगे ज्यादा 0 से नीचे जाएगा, सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी तो 0 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीन हो गया। सो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनानी होगी। तो सबसे पहले केस 1 में प्योर मिल्क में मेरा जो इक्वेशन होगी वो प्योर मिल्क के केस में जो इक्वेशन होगी वो मैं पहले इक्वेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव डेल्टा TF बराबर आई KF इंटू एम। सो यू हैव नो आइडिया अबाउट फैट, फैट क्या होगा, जब भी सल्यूट के बारे में कोई आइडिया नहीं तो उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानोगे, उसका आई 1 हो गया। सो डेल्टा TF पहले प्योर मिल्क में कितना होगा 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री बराबर आई KF, सवाल में आपको नहीं दिया है, KF आपको सवाल में नहीं दिया है, एंड मोलालिटी, एंड मोलालिटी की बात करते हैं। सो W ग्राम फैट है, उसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट, ठीक है, अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना ले लेंगे x, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन ले लेंगे कितना x। बेटा x तो कप है, x तो कप है यार, ठीक है। सो यार चलो इसमें कुछ डेंसिटी कुछ मल्टीप्लाई करके, सो x कप ऑफ मिल्क का डेंसिटी मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा, ठीक है। सो x कप ऑफ मिल्क जो है बेटा ये हमारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा। आई एम सेइंग इट इज नॉट गोइंग टू बी द प्रिसाइज, बट चलो मैं इसको प्रिसाइज भी कर देता हूँ। लेट्स से 1 कप ऑफ मिल्क का जो वेट है
1 कप ऑफ मिल्क का जो वेट होता है वो लेट से रो ग्राम होता है। 1 कप ऑफ मिल्क का जो वेट होता है वो रो ग्राम होता है। सो x कप ऑफ मिल्क का जो वेट होगा वो x इंटू रो ग्राम होगा और हमने इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, याद रखना सोल्यूशन का जो वेट है उसको मोटे तौर पे आप सॉल्वेंट का वेट ले लोगे क्योंकि जो फैट का अमाउंट है वो बहुत कम होगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारी पहली इक्वेशन है। एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, डाइल्यूटेड मिल्क की इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, डाइल्यूटेड मिल्क की इक्वेशन होगी। आपने इस x कप ऑफ मिल्क में, आपने दोस्तों इस x कप ऑफ मिल्क में y कप ऑफ वाटर डाल दिया, y कप ऑफ वाटर डाल दिया। आपने इस x कप ऑफ मिल्क में y कप ऑफ वाटर डाल दिया। तो वैसे केस में क्या होगा, पानी मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -2 डिग्री। सो अब डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M कर देते हैं। तो डेल्टा TF की वैल्यू, अब डाइल्यूटेड मिल्क का डेल्टा TF कितना है, -0.2 डिग्री और पानी का होता है 0 डिग्री। तो 0.2 बराबर I KF I1 ले लेंगे। और अब मोलैलिटी की बात करते हैं। बेटा मोलैलिटी की बात करते हैं। देखो यार, तुमने पानी मिलाया, तुमने यार इसी मिल्क में y कप पानी मिला दिया, तो बेटा सल्यूट फैट तो उतना ही रहेगा ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैट विल स्टिल बी W upon molecular weight of fat and mass of solvent, sorry, and the mass of solvent will be now x plus y कप हो जाएगा into rho upon 1000। ठीक है, x plus y कप into rho upon 1000। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सीन हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, W ग्राम फैट था हमारे ओरिजिनल मिल्क में, W ग्राम फैट था ओरिजिनल मिल्क में। पानी मिलाने से फैट तो नहीं चेंज होगा, सल्यूट तो चेंज नहीं होगा, तो सल्यूट अभी भी उतना ही है W ग्राम, लेकिन सॉल्वेंट का वेट बढ़ जाएगा क्योंकि पानी मिलाए तो बेस हमारा जो होगा दूध का वो बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ x कप मिल्क था, अब x प्लस y कप मिल्क है। 1 कप मिल्क का वेट रो ग्राम मैंने माना है, तो x प्लस y कप मिल्क का वेट x प्लस y इंटू रो होगा अपॉन 1000 किया, तो ये हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे से कट रहा होगा, चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलिए बच्चों, सारी इक्वेशंस को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूं। सो पहली इक्वेशन थी 0.5 बराबर I KF इंटू M W अपॉन MF। ठीक है, W अपॉन MF एंड Y टू रो अपॉन 1000। ठीक है, X इंटू रो अपॉन 1000। तो पहले अपने पास X का प्योर मिल्क था, ये अपने पास ही था, और फिर जब हमने पानी मिला दिया तो 0.2 डिग्री हो गया डेल्टा TF, I KF इंटू M W अपॉन MF एंड X प्लस Y रो अपॉन 1000। अगेन लेट मी टेल यू वंस अगेन व्हाट इज रो। 1 कप मिल्क का वेट बेटा रो ग्राम है, तो x कप मिल्क का वेट x इंटू रो ग्राम होगा। x प्लस y कप मिल्क का वेट x प्लस y इंटू रो होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि बेटा कप कितना बड़ा है। ऑप्शन में जो कप है वो कितने बड़े हैं वो हमें नहीं पता। मिल्क की डेंसिटी हम लोग 1 ले लेंगे, बट बेटा जब तक हमें वॉल्यूम नहीं पता होगा कप का कितना है तो नहीं पता, तो हमने मान लिया उसको रो है। तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पे पूरी पूरी इक्वेशन बन गई है। आप चलिए इसको डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो LHS में आ जाएगा 5/2। जब हम डिवाइड करेंगे तो LHS में आ जाएगा अपने पास 5/2। 1 से 1 कटेगा, KF से KF कटेगा, न्यूमरेटर पूरा का पूरा कट जाएगा, 1000 पूरा का पूरा कट जाएगा, रो पूरा का पूरा कट जाएगा। अल्टीमेट जो चीज बचेगी बच्चा, अल्टीमेट जो चीज बचेगी दैट विल बी x प्लस y अपॉन x। सो ये हमारे पास दोस्तों सिचुएशन रहेगी। सो x और y का जो रेशियो है वो दोस्तों हम लोग ले सकते हैं कि x और y का जो रेशियो होगा, सो x को अगर मैं 2 लेता हूँ, x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो y हमारा 3 हो जाएगा। x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो y हमारा 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर रेशियो हमारा निकल करके आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब हमको आंसर अपने पहचानने हैं। व्हाट वाज द y, जो आपने मिल्क में पानी मिलाया था दैट वाज y। ठीक है, व्हाट वाज x, जो ओरिजिनल मिल्क था, प्योर मिल्क था, वो था हमारा x। ठीक है, सो दैट मींस बेटा 2 कप दूध में तुमने बेटा 3 कप पानी मिलाया। 2 कप दूध में 3 कप पानी मिलाया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया यार, इतनी ज्यादा मिलावट अच्छी नहीं है, बट स्टिल जो आंसर है वो तो यही है। 2 कप दूध में अपन ने 3 कप दोस्तों पानी मिलाया। ठीक है, 2 कप दूध में अपन ने 3 कप पानी मिलाया। 3 cup of water is mixed in
2 कप ऑफ मिल्क। सो x और y के रेशियो से हम लोग ये कोरिलेशन कर सकते हैं कि किस रेशियो में मिल्क और वाटर को मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप मिल्क को कैसे एनालाइज करें। मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री है, क्या करें यार, मिल्क में फैट मिला हुआ है जिस कारण से मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे हो गया। पानी मिला दोगे तो फैट की कंसेंट्रेशन और कम हो जाएगी, डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट -5 से थोड़ा चढ़ करके -2 आ गया, और डाइल्यूट करोगे 0 के आसपास आ जाएगा। जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता फ्रीजिंग पॉइंट उतना नीचे चला जाता। सेकंड प्रॉब्लम में देखा था एथिलीन ग्लाइकॉल वाले -10 तक गए थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम कर दी तुमने पानी मिला करके, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर आ गया। अगर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार ये 3 प्रॉब्लम्स थी अपनी। ठीक है, बहुत जबरदस्त एकदम यूनिक क्लासिक प्रॉब्लम्स हैं। जब भी सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव पढ़ते हैं तो बहुत ही नई टाइप के ये कंसेप्ट होते हैं हमारे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से उसको लाइक शेयर करिए और स्कोर केमिस्ट्री ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आपकी IIT JEE और नीट की केमिस्ट्री धमाकेदार रहे तैयारी। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।